आगे अब बढ़ते हैं, झारखंड सरकार की बात करते हैं। झारखंड सरकार ने समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। अब जिसके बाद देश भर में आंदोलन शुरू हो चुका। जैन समुदाय ने दिल्ली, मुंबई और उसके साथ अहमदाबाद में सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को अब सियासी पार्टियों का समर्थन भी मिलना शुरू हो चुका है। देखिए, नए साल की शुरुआत झारखंड से शुरू हुआ विवाद देखते देखते संग्राम में बदल गया। सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग उतर आए। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों का हुजूम उतर पड़ा। हाथों में तख्तियां और नारे लगाते हुए ये लोग जैन समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इनका विरोध समेत शिखर को टूरिस्ट प्लेस बनाने से है। साथ ही शत्रुंजय पर्वत पर भगवान आदिनाथ की चरण पादुकाओं को खंडित करने से भी नाराजगी है। जैन समाज के लोग दिल्ली के प्रगति मैदान और इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए। उसके बाद जोरदार प्रदर्शन किया, सड़क पर रैली निकाली। दिल्ली के सबसे सुरक्षित और वीवीआईपी इलाके में पहुंचकर प्रदर्शन किया। रेल भवन और नई संसद बिल्डिंग तक पहुंचकर प्रदर्शन किया। समेत शिखर पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि सरकार को उनकी मांग माननी होगी, नहीं तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। समेत शिखर को बचाने के लिए यहाँ पर जो जैन समाज के जो कार्यकर्ता हैं वो रेल भवन और पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के पास पहुँच चुके हैं। साफ तौर पर है कि सुरक्षा को लेकर के पुलिस को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरह से यहाँ प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि वीआईपी इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो प्रदर्शन चल रहा है और कहीं न कहीं सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर हिला हवाली देखने को मिली है। और जिस तरह से नई बिल्डिंग जो संसद भवन की है, वहाँ पर ये कार्यकर्ता पहुँचे हैं। सवाल तमाम उठ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कहना है कि सरकार को, खासकर से झारखंड सरकार को और केंद्र सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी। विश्व हिंदू परिषद ने भी पूरे मामले को लेकर के साफ तौर पर कहा है कि वो जैन समुदाय के समर्थन में है। बीएसपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि समेत शिखर जैसे स्थल को जो आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे चीज़ों को पर्यटन के रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक सेंटर के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। समेत शिखर तीर्थ जैन समाज का सर्वोच्च तीर्थ है, जो जैन समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इसी वजह से दिल्ली के अलावा मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मुंबई की सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली। इस प्रदर्शन में कई नेता भी शामिल हुए और दावा किया गया है कि रैली में करीब 5 लाख लोग शामिल हुए। अहमदाबाद में भी विशाल रैली देखने को मिली। रैली में जैन समाज के कई बड़े साधु संत शामिल हुए। समेत शिखर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के खिलाफ निकाली गई रैली में करीब 12,000 लोग शामिल हुए। झारखंड और दिल्ली में कुछ जगह पर जैन समाज के लोगों ने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। जैन समाज के इस प्रदर्शन पर AIMIM चीफ ओवैसी ने भी समर्थन किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हम जैन समुदाय के लोगों का समर्थन करते हैं। झारखंड सरकार को यह फैसला रद्द करना चाहिए। उन्होंने गुजरात के सीएम से भी अपील की है कि जैन मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विश्व हिंदू परिषद ने भी जैन समाज की चिंता पर सहमति जताई है और कहा कि तीर्थों का विकास श्रद्धा और आस्था के अनुसार हो, न कि पर्यटन केंद्रों के अनुसार। इनकी पवित्रता की और उसको बनाए रखने के बारे में जैन समाज की चिंता से हम सहमत।
सड़कों पर दिख रहे जन सैलाब से आकलन लगाया जा सकता है कि लोगों में कितना गुस्सा होगा जो भीड़ बनकर प्रदर्शन करने उतर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस प्रदर्शन के बाद क्या एक्शन लेती है। क्या सरकार जैन समाज की मांगों को मानेगी या फिर सम्मेद शिखर को विरोध के बाद भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब जरा इस खबर का टॉप एंगल समझते हैं। सम्मेद शिखर को झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो सबसे पहले सम्मेद शिखर के बारे में आपको बताते हैं और बताते हैं कि ये जैन समाज के लिए आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो समझिए, देखिए, सम्मेद शिखर को अगर हम जाने तो सम्मेद शिखर झारखंड के गिरिडीह में है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैन समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है और इसको बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये तीर्थ पारसनाथ पर्वत के नाम से भी काफी ज्यादा मशहूर है। 24 में से 20 तीर्थकरों ने यहां मोक्ष प्राप्त किया था और कहीं ना कहीं इसलिए इसकी गहरी आस्था इससे जुड़ी हुई है। 23वें तीर्थकर ने भगवान पार्श्वनाथ ने यहां पर निर्वाण प्राप्त किया। पवित्र पर्वत के शिखर पर श्रद्धालु पैदल या डोली में जाते हैं। दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए 9 किलोमीटर की यात्रा भी तय करते हैं। तो ये दरअसल आस्था का एक केंद्र बना हुआ है और यही एक वजह है कि जैन समाज का आखिर इतना ज्यादा विरोध फूटा है। लेकिन आखिर ये विरोध क्यों है, जरा इसको भी समझिए। जैन समाज के लिए सम्मेद शिखर कितना महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पता चल गया। अब आपको बताते हैं विवाद आखिर है क्या। देखिए, झारखंड से लेकर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में सड़क पर संग्राम मचा हुआ है, क्योंकि जैन समाज में इतना गुस्सा है। जैन समाज का विरोध आखिर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सरकार ने सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया, जो कि किसी न किसी की आस्था से जुड़ा हुआ है। तीर्थ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का पूरा विरोध हो रहा है। जैन समाज का तर्क अब इसमें यह है कि श्रद्धालुओं की बजाय पर्यटकों के आने से इसमें नुकसान होगा और यही तर्क दिया जा रहा है। इस वजह से जैन समाज में काफी ज्यादा गुस्सा है और ये गुस्सा फूटा है। अब जरा ये भी समझिए, सरकार के फैसले का विरोध तेज हुआ, लेकिन कब से आखिर हुआ है। 2019 में केंद्र सरकार ने सम्मेद शिखर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था और उसके बाद झारखंड सरकार ने एक संकल्प जारी किया। जिला प्रशासन की अनुशंसा पर इसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया। इसके बाद इसका विरोध होना शुरू हो चुका, लेकिन विरोध तेज कब से हुआ उसके बारे में भी आपको अब हम बताते हैं। सरकार के फैसले का विरोध तेज हुआ। दरअसल सम्मेद शिखर के पास मांस मदिरा की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मांस मदिरा के सेवन पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध यहाँ पे लगा हुआ है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे शराब पीते हुए युवक का एक वीडियो भी सामने आया था और वीडियो वायरल होने के बाद विरोध तेज हो चुका। 26 दिसंबर से विरोध धीरे धीरे तेज होना शुरू हुआ, जो कि अब सड़कों पर भी अब जो जैन समाज के लोग हैं वो उतरे हैं। लेकिन तीर्थ स्थल से टूरिज्म शब्द जुड़ गया तो क्षेत्र की पवित्रता बाधित होगी, ऐसा जैन समाज के लोगों का कहना है। क्योंकि होटल्स खुलेंगे, टूरिस्टों के हिसाब से दुकानें यहां पे खुलेगी। पर्यटन विभाग का यह भी कहना है कि लोगों की सुविधा मुहैया कराने के लिए क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में जैन समाज का जो गुस्सा है वो एक बार फिर से फूटा और सड़कों पर ये सभी लोग उतरे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं टॉप एंगल में अगली बड़ी खबर का। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंक का अंत हो रहा है। ये बदलता हुआ कश्मीर है और उससे कहीं ना कहीं आतंकियों में काफी ज्यादा बौखलाहट भी दिख रही है। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान की राइफल छीन ली गई, जिसके बाद इलाके में घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। 2022 में घाटी में आतंक पर प्रहार हुआ, वहीं अब 2023 में संहार होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में 2022 में आतंक पर प्रहार हुआ और अब 2023 में आतंक का संहार होगा। घाटी में आतंक का खात्मा होने को है, जिसकी बौखलाहट दिखने लगी है। अब आतंक के समर्थक टुच्चेपन पर उतर आए। पुलवामा में हथियार छीनने की एक वारदात सामने आई। जानकारी के मुताबिक राजपुरा क्षेत्र के
बेलो गांव में 183 बटालियन के सीआरपीएफ जवान से राइफल छीन ली गई, जिसके बाद हथियार छीनने वाले को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि बौखलाए आतंकी जवान की राइफल का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। घाटी में दहशत फैलाने के लिए पिछले कुछ दिनों से ये आतंकी आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कारण सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और आतंकियों का धीरे धीरे सफाया करना। अब वो दिन दूर नहीं है जब घाटी आतंक विहीन होगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद अलगाववादियों का फन तो कुचल दिया गया है। अब अलगाववादी या तो जेल में है या घर में दुबक कर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पत्थर मारने की कोशिश की तो हमारा घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। जी हाँ, यूपी का बुलडोजर मॉडल अब जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। कश्मीर के अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर आमिर खान के घर पर भी यही बुलडोजर कब्जा। ये एक्शन जम्मू कश्मीर में पैर पसारे आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए लिया गया, लेकिन कुछ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हैं जो भारत के वीरों की गोली से मरने के लिए कश्मीर में आतंक फैलाने आ जाते हैं। अब इन दहशतगर्दों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन खात्मा जारी रहेगा। दहशतगर्दी का माहौल जो हमारे अवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक कलंक के माफक बड़े लंबे अरसे से चल रहा है, उस फ्रंट पे बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल हुई। बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन हुए और उन ऑपरेशंस के चलते 186 दहशतगर्द, जिसमें 56 फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द हैं, जो लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के साथ वाबस्ता रहे, उनका भी सफाया हुआ। 2022 में 186 आतंकियों को भारत के वीर सैनिकों ने मौत के घाट उतारा, जिनमें से 56 विदेशी आतंकी थे। और इस साल भी सेना आतंकियों पर उनका काल बनकर टूटने वाली है। पहले आतंकियों के रहनुमा उन्हें किसी भी तरह बचा लिया करते थे, लेकिन अब घाटी में हथियार उठाने वालों की शामत तय है। जो खुद हथियार उठाएगा उसकी कब्र खुद जाएगी। अब ऊपर से सेना को आतंक का नामो निशान मिटाने के लिए खुली छूट भी मिल गई है, और इसकी बानगी है कि आज नए साल के पहले दिन ही आतंकियों का ऊपर का फाइनल टिकट काट दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब देखिए, इस खबर का भी टॉप एंगल आपको समझाते हैं। 2022 में आतंकियों का जिस हिसाब से सफाया हुआ है, उससे आतंकियों में बौखलाहट है, और यही एक वजह है कि जो आतंकी हैं वो अब बौखला गए हैं। आतंकियों के ताबूत में आखिरी कील लग चुकी है, अब उस पर आखिरी हथौड़ा पड़ना बाकी है, जो 2023 में हो जाएगा। 2022 में आतंक पर प्रहार जो हुआ, कुल एनकाउंटर आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए 115 एनकाउंटर हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जितने आतंकी ढेर हुए हैं वो 186 हैं। आप देख पा रहे होंगे ग्राफिक्स के जरिए 2022 में जो आतंक पर प्रहार हुआ, इसमें से विदेशी आतंकी 56 ढेर हुए हैं, और जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया उनकी संख्या है 17। राइफल जिनकी जब्त की गई 188, पिस्टल बरामद जिनसे हुए 275, ग्रेनेड बरामद हुए हैं 354। तो यही एक वजह है कि इन आतंकियों में काफी ज्यादा बौखलाहट है।
जम्मू कश्मीर में अब युवा आतंकियों के झांसे में नहीं आ रहे हैं और उन्हें यह पता चल गया है। उन्हें पता है कि हथियार उठाकर नहीं बल्कि अब पढ़ लिख कर ही उनका विकास हो सकता है। ये आज के युवा की सोच है और ये सब आतंकी संगठन नहीं, सिर्फ सरकार ही कर सकती है और इसलिए अब आतंक से जुड़ने वाले युवाओं में कमी देखने को मिल रही है। अब कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। 2018 में 218, 2019 में 126 आतंकी जुड़े। अब 2020 में देखिए संख्या में गिरावट आई और कैसे कैसे अब आपको बता दें कि 2021 में 128 तक ये संख्या पहुंची। 2022 में सिर्फ 100 युवा ही थे जो आतंकी संगठन के साथ जुड़े, क्योंकि इन युवाओं को पता चल गया है कि अब इन आतंकियों के साथ नहीं, पढ़ लिख कर भविष्य बनाना है, जम्मू कश्मीर की एक बदलती तस्वीर दिखानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल के आखिरी दिन आरएसएस पर जो प्रहार किया, हर जगह उस पर सवाल उठ रहे हैं। आरएसएस पर उन्होंने हमला बोला, पीएम मोदी पर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान ही नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी को राष्ट्र का पिता बताए जाने के बयान पर भी खूब तंज कसा। देखिए। नीतीश का संघ पर अपडेटेड अटैक। आजादी की लड़ाई में संघ का योगदान नहीं। पीएम मोदी पर भी नीतीश ने कसा तंज। नए राष्ट्रपिता ने देश के लिए किया क्या? सबसे पहले सुनिए ये बयान। आणि मोदीजी नवीन भारताचे राष्ट्रपिता आहेत असं माझं ठाम मत आहे। आपले 2 राष्ट्रपिता आहेत, हे नवीन भारताचे आणि ते तेव्हाचे। यही वो बयान है जिसे लेकर बिहार के सीएम नीतीश ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। बयान देने वाली ये महिला है अमृता फडणवीस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। अमृता फडणवीस के इस बयान को लेकर सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि न्यू इंडिया को नए पिता मिल गए हैं। साथ ही ये सवाल भी किया कि क्या बापू की जगह बनेंगे नए राष्ट्रपिता। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी पर उनके काम को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं। कहा भारत आगे बढ़ा है। कौन सा काम हुआ है सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता तो ये वो कौन बोली? सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। आप जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है? चलिए इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए भारत 24।